we'll be starting with rotational lecture number 3. In lecture number 2, we had done the concept of radius of gyration, and we had derived two derivations over there. One was kinetic energy, which was half I omega square, and second one was L is equal to I omega. And the shortcuts which I give you were Vicky and Vipul. बराबर है? Vicky and V, P and L. अगर आप वो नाम याद रखेंगे तो आपको derivations याद हो जाएंगे. Now today we'll be starting with the cause of this rotational motion. जिसके कारण ये होता है. ये घुमाने का कारण क्या है? Torque. Torque. First we'll study torque about any given point. अच्छा, टॉर्क का दूसरा नाम किसको आता है? परफेक्ट. मोमेंट ऑफ फोर्स. अच्छा, मोमेंट का मतलब क्या होता है? इनटू डिस्टेंस. मोमेंट का मतलब मैंने आपको पहले बताया था एबिलिटी. एबिलिटी ऑफ फोर्स. एबिलिटी ऑफ फोर्स क्या होता है? टू टर्न. आप जब एक दरवाजे के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो दरवाजा घूम जाएगा. तो एबिलिटी ऑफ फोर्स और मोमेंट ऑफ फोर्स. अच्छा, व्हाट विल बी द फार्मूला फॉर मोमेंट ऑफ फोर्स? फोर्स इनटू डिस्टेंस. व्हाट इज दैट डिस्टेंस? आई विल जस्ट टीच यू. अच्छा, दिस डेरिवेशन इज नॉट देयर इन योर 12th स्टैंडर्ड, मगर लास्ट टाइम भी हमने आपको किया था. पहले एट अ गिवन पॉइंट, देन फॉर अ रिजिड बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस. तो ये जरूरी है नेक्स्ट डेरिवेशन करने के लिए जो हमारे पोर्शन में है. जैसे लास्ट टाइम हमने किया था L इज इक्वल टू पी आर साइन थीटा, हमने डेराइव किया था, एंड वो हमने थर्ड स्टेप में यूज किया था ना. ओके, सो वील जस्ट डू एवरीथिंग बाय अंडरस्टैंडिंग. शुरू करते हैं. कंसिडर दिस टू बी अ रिजिड बॉडी अबाउट दिस पॉइंट O. सपोज ये पॉइंट पर मैंने फोर्स लगाया P. Can I say this is the point of application of force? इधर हम फोर्स लगा रहे हैं और ये लाइन जो बनेगा that will be the line of action of force. क्या कहेंगे हम इसको? line of action of force. line of action of force, point of application of force. इसको अगर मैं जोड़ू पॉइंट O से तो OP distance will be considered as R. What is the distance from the point of application of force to the axis of rotation? R. Now you know the angle between R and F is theta. R and F के बीच में एंगल कितना लिया बेटा हमने? थीटा. तो can I say if this is theta, this will also be theta? So vertically opposite angles. तो अगर हम ऐसे करेंगे तो हम अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो दिस कंपोनेंट विल बी द परपेंडिकुलर कंपोनेंट. अरे यस और नो बेटा? ये आर है ना, और ये ऑपोजिट टू थीटा है ये कंपोनेंट. सो दिस कंपोनेंट विल बी आर साइन थीटा. अरे ऑपोजिट कंपोनेंट इज ऑलवेज साइन थीटा एंड एडजेसेंट कंपोनेंट इज ऑलवेज व्हिच? थीटा, कॉस थीटा. लुक एट द डायग्राम. इज इट क्लियर विथ यू ऑल? हाँ, F यहां पर लगाया, ये बॉडी इस पॉइंट के अक्रॉस घूम रहा है. ओके, और आई कैन से दिस इज माय हिंज. हमने फोर्स इधर लगाया, उसके कारण वो ऐसे घूम जाएगा. मतलब कैसे घूम जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा कि क्लॉकवाइज घूम जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज. तो ऐसे घूम जाएगा वो. मतलब इसके कारण रोटेशनल मोशन हुआ. ओके, बराबर है कि नहीं है? तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट? तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन व्हाट एंड व्हाट? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ओके, एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन. Are you understanding what's up? Perpendicular distance between what? Perpendicular distance between the line of action of force. Line of action of force and the
एक्सिस ऑफ रोटेशन। बात समझ में आ रही है? इसका दूसरा नाम फिजिक्स वालों ने दिया मोमेंट आर्म। इस डिस्टेंस का नाम क्या दिया बेटा इन्होंने? मोमेंट आर्म। सो टॉर्क इज टाउ, फोर्स इज एफ, एंड कैन आई राइट दिस एज मोमेंट आर्म? अरे बेटा समझ में नहीं आ रहा है ना समझ में? टॉर्क इज एफ, टॉर्क इज टाउ, एफ इज एफ, मोमेंट आर्म इधर से हम लिख सकते हैं आर साइन थीटा। अरे यार L was PR sin theta, torque is FR sin theta. समझ में आ रहा है? सो अगर इसका वेक्टर फॉर्म अगर हम बनाते हैं तो टाउ बार विल बी R बार क्रॉस F बार। Sin theta always comes in the direction of cross product, ना? Sin theta always comes in vector form of cross product, not dot product. Dot product में क्या आता है? cos theta. इसमें क्या आएगा? sin theta. अच्छा, what will be the direction of tau? मैंने आपको बताया था आपको राइट हैंड घुमाना पड़ेगा फ्रॉम R टू F। तो R का डायरेक्शन ये, F का डायरेक्शन ऐसा, R टू F, ये हिस्सा R का, ये हिस्सा F का। तो आपने घुमाया फ्रॉम R टू F, तो वेयर इज द थंब कमिंग आउट? आउटसाइड मींस इट विल बिकम एक्सियल। सो यू नो बराबर है कि नहीं है बेटा? तो ये बाहर है या अंदर हो सकता है? तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, हमने आपको सर्कुलर मोशन के लेक्चर में बताया था, एंटी क्लॉकवाइज आउटसाइड, क्लॉकवाइज इनसाइड। एंड फिजिक्स में और एक टर्म बताई जाती है कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव। उसका कंसेप्ट क्या है सुनिए। आर से एफ तक मैंने घुमाया, वेयर इज द थंब पॉइंटिंग? आउट। आउट मतलब प्लस जेड एक्सिस। अरे मैथ्स वाले कहते हैं ना प्लस जेड एक्सिस। और अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा तो ये कौन सा जेड एक्सिस आएगा? माइनस जेड एक्सिस। दैट्स व्हाई वी कंसीडर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर नेगेटिव। मतलब फिजिक्स को मैथ्स से मैच करने के लिए। वरना मैथ्स वाले कहते हैं प्लस जेड, हम कहेंगे माइनस है अंदर, हम कहेंगे, वो कहते हैं प्लस, हम कहेंगे इस तरफ माइनस, तो ऐसे चलेगा नहीं। तो सिंक्रोनाइजेशन रखने के लिए हमने वही डायरेक्शन अपनाया। That's why we say that anti-clockwise moments are positive and clockwise moments are negative. Are you understanding? So what will be the formula for torque which we are going to use at RF sin theta या FR sin theta? जैसे आपने याद किया था L was PR sin theta, वैसे torque की जगह हम याद करेंगे FR sin theta. Now please pay attention to me. A very important case I am giving it to you. Case 1. Suppose ये हमारा दरवाजा है, डोर है, इधर हिंज लगा हुआ है। अरे यार ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये हमारा हैंडल है, ये मोमेंट आर्म है ना? अरे ये मोमेंट आर्म है। कैन आई से दिस इज मोमेंट आर्म, दिस इज माय आर। सपोज मैं एक काम करता हूं, मैं फोर्स इधर लगाता हूं, मतलब मैं दरवाजे को पुश या पुल करने के बजाय ऐसे खींच रहा हूं। Will the door open or close? No. कुछ नहीं होगा यार। आप दरवाजे को ऐसे खींचो, हैंडल को, दरवाजा तो ऐसे पुश या पुल होता है ना, दरवाजे को ऐसे खींचो तो टॉर्क विल बिकम जीरो। क्यों सर? बिकॉज थीटा बिटवीन आर एंड एफ आर जीरो एंड साइन जीरो इज जीरो, सो टॉर्क विल बी जीरो। मतलब इस फोर्स तो है, अरे भाई फोर्स तो है, अरे भाई आर तो है, बट कोई असर नहीं है। फोर्स भी है, फोर्स भी है, आर भी है, मगर ऐसे हो रहा है कि थीटा जीरो है तो टॉर्क नहीं पैदा होगा। अच्छा, कभी कभी ऐसे होता है कि फोर्स होता ही नहीं है, दरवाजा बंद है तो बंद ही रहेगा ना, फोर्स नहीं लगाया तो नहीं, टॉर्क नहीं होगा। अच्छा, कभी कभी ऐसे होता है कि आर ही नहीं है, मैंने हैंडल को हिंज पे ही लगा दिया, और तो ऐसे ऐसे खोलेंगे तो थोड़ी खुलेगा यार, उसमें क्या होता है? आर नहीं है, मगर यहां पे दोनों होने के बावजूद दरवाजा खुल रहा नहीं है। आर यू गेटिंग? ये तो थीटा होना चाहिए, कुछ भी हो थीटा, मगर थीटा होना चाहिए। अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग? थीटा जीरो नहीं होना चाहिए, थीटा 180 नहीं होना चाहिए। अगर वो होगा तो साइन जीरो, साइन 180 क्या हो जाएगा? जीरो, टॉर्क विल बी जीरो। अच्छा, केस 2 क्या कहलाता है? केस 2 कहता है कि भाई ये दरवाजा है हमारा,
ये दरवाजा, ये हमारा हिंज है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये हमारा हैंडल है, ये हमारा मोमेंटम है। फोर्स हमने ऐसे बाहर की तरफ लगाया या अंदर की तरफ लगाया, जो भी है, ये एंगल 90 बनाया। अरे भाई, हाउ मच विल बी थीटा बेटा? 90. So what will be the force? What will be the torque? RF या FR, जो भी नाम देना है. Sin 90 is 1 ना? मतलब can I say torque is maximum? Torque is maximum when theta is 90. मतलब जब आप दरवाजे पे आप तो पुश या तो पुल करेंगे, पुश या तो पुल करेंगे, तो दरवाजे को मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा और उसके कारण वो खुल या बंद हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग? तो थीटा वेरिएशन हम करते हैं, थीटा को हम 90 रखते हैं, सो टॉर्क विल बिकम FR। लुक प्रॉपर्ली, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? बिकॉज इसका बेसिस हमारे अभी डेरिवेशन में यूज होने वाला है, इसके बिना हम डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे। व्हाट फार्मूला? theta when theta is 90, torque is equal to FR, and when theta is 0, torque will become 0. What is the general formula for a torque? FR sin theta, FR sin theta, FR sin theta. है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। You understood torque about a given point, okay? Now we'll do, सुना, torque, okay, of a rigid body, torque acting on a rigid body about a, अरे बोलो यार, about a given axis. About a given axis. Understand what's happening? About a given point नहीं, about a given axis. Rigid body लेगा तो सबका सर्कल अलग रहेगा ना, उसका पॉइंट थोड़ी रहेगा, उसका क्या रहेगा? एक्सिस। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस। सुनना बात इधर। अच्छा, ये एक रिजिड बॉडी है, इमेजिन कर सकते कुछ भी है आप लोग, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो, इसके कारण वो ऐसे घूम रहा है। Can I say this rigid body is made up of system of particles? System of particles का नाम क्या दिया हमने? अरे पता है आपको? कैसे? This M1, R1, M2, R2, अरे बोलो Mn, Rn, परफेक्ट। सुनो इधर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब सर्कल में जाने वाले हैं। It's going to move in circle, circle, अरे सर्कल, सर्कल सर्कल सर्कल, ये क्या बनेगा? ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे, ये ऐसे, अरे सही है ना यार? ये 90 है, बिकॉज ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में आ रहा है। ये कौन है? ये कौन है? क्या लिखे थे हम लोग ने पुराने डेरिवेशन में? V, या तो हम लिखे थे P। इधर क्या लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे हम? हाँ, क्या लिखेंगे? फोर्स। अरे दरवाजे पे आप क्या लगा रहे हो यार? फोर्स। V लगा रहे हो, P लगा रहे हो? नहीं, आप क्या लगा रहे हो घुमाने के लिए? फोर्स लगा रहे हो। ये F1, ये F2, ये Fn। नहीं समझ में आ रहा है यार? ये फोर्स के कारण ही टॉर्क होगा। जब तक आपने फोर्स नहीं लगाया तब तक मोमेंट ऑफ फोर्स कहां से आएगा? अरे टॉर्क का दूसरा नाम क्या है यार? तो फोर्स तो लगाना पड़ेगा। तो खुल जा सिम सिम हम करेंगे तो थोड़ी खुल। फोर्स, फोर्स शुड बी देयर। दिस इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। आपको जाके दरवाजा पकड़ना पड़ेगा। क्लियरली समझ में आ रही है बात? तो F होगा। अच्छा, ये क्या लिखेंगे हम? बोलो बोलो बोलो।
ओमेगा इज रॉन्ग। टॉर्क का डायरेक्शन तो ऐसे होता है, सुनो अभी इधर यार, एक मिनट, ओके इधर ट्रायल एंड एरर नहीं करना है, इधर सुनो मेरी बात। इधर हम लिखेंगे अल्फा। क्यों? क्योंकि सुनो मेरी बात, सपोज दिस इज द फैन, आपको गर्मी लग रही है, आप गए, आपने रेगुलेटर चेंज किया, फैन घूम रहा था ओमेगा 1 से, जब फैन के ऊपर टॉर्क लगा तो वो हो गया ओमेगा 2। अच्छा, ओमेगा 1 से ओमेगा 2 हुआ कुछ टाइम में, यू नो डी ओमेगा बाई डी टी इज कॉल्ड एज अल्फा। सो टॉर्क इज गोइंग टू गिव राइज टू अल्फा। जैसे एफ गिव्स राइज टू ए, एफ इज एम ए, वैसे टॉर्क गिव्स राइज टू व्हाट? अल्फा। क्योंकि फोर्स का जगह किसने ले लिया? टॉर्क। तो ए का जगह कौन ले लेगा? अल्फा। ये ओमेगा लिखा, सीधा 0 दूंगा मैं भी। आपको मतलब कंसेप्ट ही नहीं आता, कुछ आता ही नहीं है, घर पे बैठो तुम लोग। ये ओमेगा नहीं लिखना है, ओमेगा चेंज हो रहा है हर मोमेंट पे। आर यू गेटिंग इट? जब हमने टॉर्क लगाया तो इसका मतलब हमने ओमेगा को चेंज किया, एंड ओमेगा का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टी इज टर्म्ड एज अल्फा। ओके, अच्छा और एक बात मुझे कहना है कि ये सब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जा रहा है, दिस इज गोइंग इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में कितने फोर्सेस होते हैं? 2। एक होता है सेंट्रीपिटल और दूसरा होता है टेंजेंशियल। एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स जो डायरेक्शन रेडियल होता है, एंड दूसरा होता है टेंजेंशियल फोर्स विच इज टेंजेंशियल। अभी हमने आपको केस 1 और केस 2 में बताया था, अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स लेते हैं तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन एफ एंड आर? 0। सो टॉर्क विल बी 0। अरे सेंट्रीपिटल इधर होता है एंड आर भी इधर है, तो थीटा विल बिकम 0 एंड साइन 0 इज आल्सो 0। सो टॉर्क ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। अच्छा, बट अगर हम टेंजेंशियल फोर्स लेंगे तो एंगल इज 90, सो द टॉर्क ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स विल बिकम आरएफ। तो इसका मतलब टॉर्क इज ओनली ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स एंड नॉट ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो फोर्स है ये हमेशा सेंट्रीपिटल नहीं लेना है, हमको हमेशा क्या लेना है? टेंजेंशियल लेना है। तो यहां पर हम नोट करेंगे कि टॉर्क इज ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स एंड नॉट ड्यू टू एफसीबी। ये सब कंसेप्ट्स हैं, इसे बुक में नहीं दिए हुए हैं और आपको समझना पड़ेगा ये। तो कोई पूछे सर्कुलर मोशन में तो 2 फोर्स होते हैं, दोनों के कारण टॉर्क होगा, डबल टॉर्क, ऐसे नहीं हो सकता। टॉर्क इज ओनली देयर ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स, बिकॉज हमने पुराने डेरिवेशन से प्रूव किया था केस 2 में कि थीटा 0 नहीं होना चाहिए, थीटा 180 नहीं होना चाहिए, थीटा शुड बिकम कुछ भी हो सकता है, यहां पर 90 है टेंजेंशियल, एंड यहां पर अल्फा बनाना है। Are you understanding the diagram? Let's start with the derivation now. First step. सुना भी बात इधर। First step. हम पीछे जो विकी और विपुल किए उसमें सबसे पहला डेरिवेशन, सबसे पहला स्टेप वाज V, मगर इधर V नहीं है, इधर A है। तो can I say A is equal to R alpha? But that A is centripetal or tangential acceleration? Tangent. So tangential acceleration, एक मिनट, on each particle AT is equal to R alpha, ये फॉर्मूला है। So A1 will be R1 alpha, A2 is R2 alpha, वैसे ही AN will be Rn alpha। ए का डायरेक्शन टेंजेंशियल, आर का डायरेक्शन रेडियल, अल्फा का डायरेक्शन एक्सियल। ये मिला। अच्छा, ए के कारण बना एफ, एफ इज एम ए ना, तो मतलब जब भी आपने एक्सेलरेशन दिया इसका मतलब आपने फोर्स लगाया कहीं ना कहीं। अच्छा, कौन सा फोर्स लगाया? ये कौन सा एक्सेलरेशन था? टेंजेंशियल। तो कौन सा फोर्स लगाएंगे? टेंजेंशियल। ओके, सो टेंजेंशियल फोर्स ऑन ईच पार्टिकल, you know F का फॉर्मूला is ma, F1 m1 a1,
F1 M1 A1, बट A1 की जगह हम लिख सकते हैं R1 अल्फा, तो इट विल बिकम M1 R1 अल्फा. F2 is going to become M2 A2, is going to become M2 R2 alpha. वैसे Fn is going to become Mn into An, is going to become Mn Rn alpha. फोर्स का डायरेक्शन टेंजेंशियल, M का कोई डायरेक्शन नहीं होता, R का डायरेक्शन रेडियल, अल्फा का डायरेक्शन एक्सियल. बहुत सही जा रहे हैं, समझ में आ रही है सबको बात. थर्ड स्टेप सुनो. ओके, क्लियरली बात समझ में आ रही है. ओके, थर्ड स्टेप विच इज देयर इज टॉर्क. क्योंकि F और R, अरे भाई ए F और R है ना, तो आई विल कैलकुलेट मोमेंट ऑफ फोर्स ना. यू गेटिंग व्हाट्स हैपनिंग? मोमेंट ऑफ फोर्स. सो सिंस आई कैलकुलेट मोमेंट ऑफ फोर्स, इट इज गोइंग टू बिकम टॉर्क acting on each particle. Are you getting my point? Torque acting on each particle. What is the formula for torque? अरे when theta is 90, Fr sin theta. Torque का फॉर्मूला क्या है? बोलो यार. Rf sin theta. RF theta is why theta 90 sir? Because force is tangential force and ours is radial. So torque का फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे हम? Fr. So torque का जो फॉर्मूला हम यहां पर लगाएंगे, it will be Fr. नहीं समझ में आ रही है बात? Are you all understanding what's happening? Everyone is understanding. अभी मैं यहां से कंटिन्यू करता हूं. Can I say torque will be Fr? So what will be tau 1? Please come on, I'll continue this. Tau 1 क्या रहेगा? F1 R1. अच्छा F1 क्या है? F1 मालूम है ऊपर से? M1 R1 अल्फा. तो ये क्या हो जाएगा? इंटू R1 क्या हो जाएगा? M1 R1 स्क्वायर अल्फा. वैसे टाउ 2 क्या रहेगा? जल्दी बताओ. M2 R2 स्क्वायर अल्फा. वैसे टाउ n क्या बनेगा बेटा? Mn Rn स्क्वायर अल्फा. आर यू गेटिंग इट? देखो भाई, पुराने डेरिवेशन में हमने Fr निकाल के दिया आपको रेडीमेड. लोग क्या करते हैं, पुराना डेरिवेशन कुछ पता नहीं है, Fr याद कर लो. पूछेंगे तो बोलेगा कुछ आता नहीं है. हमने आपको पूरा डेरिवेशन निकाल के Fr साइन थीटा बताया, और हमने आपको बताया कि थीटा 0 में टॉर्क काम नहीं करेगा. थीटा का जब 90 रहेगा तो ही टॉर्क कितना रहेगा? मैक्सिमम. एंड व्हाट विल बी द फार्मूला Fr? तो विल बी F1 R1, F2 R2, F3 R3. उसके कारण ये सब फॉर्मूलेज आए. थर्ड स्टेप. फोर्थ स्टेप क्या कहता है? टॉर्क ऑन रिजिड बॉडी. क्या करना है? सबको जोड़ना है ना, बिकॉज दिस इज टॉर्क ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल. तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल से क्या बनेगा? रिजिड बॉडी. सो टोटल टॉर्क विल बी tau 1 plus 2 plus dot what n. Can I say what is बोलो. यहां पर कॉमन है अल्फा एंड M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस Mn Rn स्क्वायर. क्या बनेगा बेटा? I. सो टाउ का फॉर्मूला क्या मिला? I अल्फा. Tau is equal to I alpha. Tau is equal to RF sin theta and tau is equal to I alpha. ये हमारे फॉर्मूला डेरिवेशन में है. फिर से देखो, हमने सबसे पहले बॉडी बनाई. ये पॉइंट को हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया. पूरा रिजिड बॉडी इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के गोल गोल घूम रहा है. हर पार्टिकल को देखा. M1 R1, M2 R2, Mn Rn. यहां पर हम क्या बनाएंगे? V बनाएंगे? V नहीं बनाएंगे. क्या बनाएंगे? F. तो बिकॉज वी नीड टॉर्क एंड दिस इज मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट दिस पॉइंट. F1 R1, F2 R2, Fn Rn. और यहां पर हम ओमेगा नहीं लिखेंगे, यहां पर हम क्या लिखेंगे बेटा? अल्फा. बिकॉज टॉर्क इज गिविंग राइज टू अल्फा. टॉर्क मतलब क्या होता है? टॉर्क चेंजेस द ओमेगा एंड चेंज इन ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज व्हाट? अल्फा. फर्स्ट स्टेप. A is equal to R alpha, A1 R1 alpha, A2 R2 alpha, A3 R3 alpha. हर tangential acceleration हमने बोला. What will be the tangential force on each particle? MA.
M1A1, M2A2, MNAN, यहां पे हमने लिया. थर्ड स्टेप है टॉर्क एक्टिंग ऑन ईच एंड एवरी पार्टिकल एट RF sin थीटा, बट थीटा इन दिस केस इज हाउ मच बेटा 90. तो F1R1, F2R2, F3 आती है FNRN, it'll become M1R1 square alpha, M2R2 square alpha, MNRN square alpha. सबको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? अल्फा कॉमन निकलेगा और अंदर आएगा M1R1 square plus M2R2 square plus dot 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 MNRN square, and that will give rise to tau is equal to I alpha. अच्छा, can you tell me what is the direction of alpha? Axial. So what will be the direction of torque also? Axial. Anti-clockwise outside, clockwise inside. Anti-clockwise moments are positive and clockwise moments are considered to be negative. Are you understanding what's happening over here? Okay? ये derivation important था. Torque on a rigid body about a given axis. अभी इसका shortcut हम देखते हैं. सबसे पहला step क्या था? A. Second step क्या था? F. Third step क्या था? T. आफत नाम याद रखेंगे. Okay? Is your okay name? Understand? आप लोग A, F and T. Out of these three derivations, Vicky, Vipul and Afat, one derivation comes in the examination for 3 marks. Generally this is more asked. A, R alpha, F is equal to MA, tau is equal to FR sin theta. Is getting it what's happening? So please remember this thing. It's very very important. You're starting with parallel axis theorem. Now what do you mean by parallel axis theorem? अभी सुनना है इधर. Suppose ये rod है. Moment of inertia of the rod about this axis you know is ml square by 12. तो अगर इस rod के ऊपर आप ये इस axis के ऊपर ये rod को अगर आप घुमा रहे हो तो moment of inertia about this axis will be ml square by 12. बट सपोज हमको ये रॉड ये एक्सिस पर नहीं घुमाना है, दूसरे एक्सिस पर घुमाना है, इधर घुमाना है. डू आई नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस? नो. अच्छा, एक चीज तो हमने मान मुश्किल से याद की है, रिंग, डिस्क. अभी इधर 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 सब जगह याद करने बैठेंगे तो वील गेट मैड. हमने सबका सेंटर ऑफ मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया, रिंग का, डिस्क का, रॉड का, सॉलिड सिलेंडर का, होलो सिलेंडर का, सबका याद कर लिया हमने मुश्किल से. अभी मैं बोलूं इधर का भी याद करो, इधर का भी याद करो, इधर का भी, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. तो फिजिसिस्ट लोगों ने एक मेथड निकाला, एक थियरम निकाला विच इज कॉल्ड एज पैरेलल एक्सिस थियरम. ओके, जिससे आप क्या कर सकते हो? ओके, इस पॉइंट को इस एक्सिस पर आप शिफ्ट कर सकते हो और इधर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल सकते हो. कैन आई से दीज टू आर पैरेलल एक्सिस? I don't want to rotate about this axis, मगर इस पॉइंट का एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को मालूम है, तो इस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस वी कैन फाइंड बाय दिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम. वैसे ही और एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो अगर ये अगर रिंग है, okay, I know moment of inertia about this axis which is mr square. मतलब अगर ये एक्सिस पर मैं घुमा रहा हूं इसको तो ये मेरे को मालूम है. मगर सपोज रिंग, I don't want to rotate about this axis, I want to rotate about an axis which is passing through the tangent to the rim. तो ये एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को मालूम नहीं है ना. सपोज ये वही एक डिस्क होता, सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr square by 2 about this axis. ये एक्सिस पर घुमा रहे तो ये एक्सिस पर आप घुमाएंगे, आपको पता नहीं है. Can I say all these axes are parallel to one another, so I can take help of parallel axis theorem and transfer this axis over here and I'll know the moment of inertia at this axis. तुमको क्वेश्चन समझ में, आंसर तो बाद में की बात है, पहले क्वेश्चन समझो कि this theorem is termed as parallel axis theorem. It is only valid for parallel axis. Any other axis in any other plane is not valid अभी फिलहाल. अभी सुनना कैसे करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम. सुनो इधर, बहुत इंपॉर्टेंट है. I'll take any rigid body. इमेजिन कुछ भी कर सकते हैं, रिंग, डिस्क, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं. अच्छा, सबका आईसी आपको मालूम है, ये सी है, सी मतलब सेंटर ऑफ मास, एंड इसका आईसी आपको मालूम है. सबका आईसी मैंने आपको याद करवाया.
Suppose I want to rotate this body, this rigid body, not about this axis, but about this axis. This is any point O. Any random point O पे हमको इसको एक्सिस को रखना है और ये बॉडी को घुमाना है वो पॉइंट पे. तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया? हाँ भाई चेंज हो गया, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो गया ना. देखो ना भाई, इधर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस इधर आधा था, इधर आधा था, मगर अगर इधर एक्सिस पे हम रखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास तो बहुत फैल गया ना. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली बढ़ गया. अच्छा कितना बढ़ गया मालूम नहीं है, मगर बढ़ गया. मतलब इस पॉइंट पे इट इज डिफिकल्ट टू स्टार्ट एंड डिफिकल्ट टू स्टॉप, बट इस पॉइंट पे इट इज कंपैरेटिवली इजी टू स्टार्ट एंड इजी टू स्टॉप. नहीं, दिमाग में कुछ बैठ रहा है कि नहीं? ओके ये तो वैसे यहां पर. अच्छा, लेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस बी h. लिया है मैंने डिस्टेंस, कितना लिया भाई? h लिया. h इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस. दोनों के बीच में डिस्टेंस तो मालूम होना चाहिए ना. r है कि r/2 है कि l है कि l/2 है, हमको पता होना चाहिए. I want to find moment of inertia about this axis. ये मालूम है आपको. अच्छा, हम फिजिक्स में क्या करते हैं हमेशा, सुनो मेरी बात. हम एक पार्टिकल लेते हैं और फिर उसके कारण हम एक्सपेरिमेंट करते हैं. फिर अगर वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है तो वी ट्रांसफर इट टू द होल बॉडी. मतलब क्या, आपको कोई बहुत बल्क में सामान खरीदना है तो आप उसका सैंपल खरीदेंगे. सैंपल का एक्सपेरिमेंट अगर सक्सेसफुल होता है देन यू ऑर्डर इन बल्क. अरे भाई नॉर्मल भी आप आइसक्रीम खाने जाते हैं तो अलग अलग आइसक्रीम टेस्ट करते हैं, बाद में एक आइसक्रीम लेते हैं. मिठाई खरीदने जाते हैं, अलग अलग मिठाई टेस्ट करते हैं, फिर बाद में एक सैंपल पसंद आता है तो उसका बल्क ऑर्डर देते हैं. वैसे यहां पर भी है. हमने पहले एक पार्टिकल को देखा, पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट किया अबाउट दिस एक्सिस, फिर हमने उसको ट्रांसफर किया फुल बॉडी के लिए. अगर वो सक्सेसफुल नहीं है तो नहीं है, अगर वो सक्सेसफुल है तो उसको हम जोड़ देंगे सब बॉडी. तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक पार्टिकल लिया, इसका मास रहेगा dm. d मतलब छोटा, छोटा मास, एंड लेट दिस पॉइंट बी नेम्ड एज p. I will join all these points. This point is OP. This point distance is CP. और यहां से एक perpendicular distance मैं बनाता हूं. And there will be two right angle triangles coming. Name this as M. Are you understanding what's happening? एक बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल है और एक छोटा वाला राइट एंगल ट्राइंगल है. समझ में आ रही है बात सबको? ओके, सो वी नो moment of inertia about this axis. We want to find moment of inertia about this axis. Okay, ये पॉइंट पे हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं. अच्छा, you know moment of inertia for a given point का फॉर्मूला is mass into distance square. मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ पार्टिकल याद है m1r1 स्क्वायर. तो वन पार्टिकल के लिए m1r1 स्क्वायर, दूसरे पार्टिकल के लिए m2r2 स्क्वायर. तो एक जनरल पॉइंट के लिए क्या रहेगा, mr स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर. ये एक पार्टिकल का. सुनना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट दिस पॉइंट विल बी मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर. विच पॉइंट हमने लिया, सी पॉइंट के जरिए, सी पॉइंट के ऊपर हमने इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट सी फॉर दिस मास विल बी मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर. यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है बेटा, सीपी. सीपी स्क्वायर ना, द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टिल हियर इज सीपी, तो इट विल बी सीपी स्क्वायर. ओके, बट यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं लिखूंगा DIC. व्हाई आई राइट DIC? बिकॉज इट इज छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू दिस छोटा पार्टिकल. फिर से समझो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट दिस एक्सिस इज मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर. सो मास
into distance square about this axis will become DIC. पर हमको क्या चाहिए, हमको पूरे बॉडी का चाहिए, और पूरी बॉडी के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं. Summation of all the masses ना, summation of all the masses का language is integration. So I will integrate this on both sides. DIC का इंटीग्रेशन हो जाएगा IC, D निकल जाता है. इंटीग्रेशन ऑफ DT is T, इंटीग्रेशन ऑफ DX is X, इंटीग्रेशन ऑफ DM is M, इंटीग्रेशन ऑफ DIC is IC. इसको जैसा है वैसा रहने दो, इसको रहने दो DMCP स्क्वायर. इस इक्वेशन नंबर 1 ध्यान देना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. Are you understanding what's happening? Now यही पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I'll calculate about any point O. पहले मैंने ये पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला C पे, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर. पहले अभी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा अबाउट दिस पॉइंट विल बी मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर. सुनो, सो ये क्या हो जाएगा बताओ जल्दी. DIO विल बी मास, मास कितना है बेटा DM, एंड डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक OP. कैन आई से दिस विल बिकम OP स्क्वायर. मगर ये सिर्फ एक पार्टिकल का है, अगर हमको पूरे रिजिड बॉडी का चाहिए तो हम क्या करेंगे, इधर इंटीग्रेशन करेंगे. कैन आई से इंटीग्रेशन ऑफ DIO इज IO, इंटीग्रेशन ऑफ DM OP स्क्वायर. अभी ध्यान दो, ये समझ में आ रही है बात. Now look at the triangles. Can I say OP square? OP square is OM square plus PM square. मैं लिख रहा हूं, रुक जाओ. IO integration of DM OP square will be OM square plus PM square. IO is going to become integration of DM OM. OM को मैं लिख सकता हूं OC प्लस CM द होल स्क्वायर. OC प्लस CM द होल स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर. अरे समझ में आ रही है, बहुत इजी चीज है, कुछ नहीं है. दो ट्राइंगल में वी आर जस्ट ओपनिंग बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. IO is going to become integration of DM. इसको ओपन करो. A प्लस B द होल स्क्वायर विल बी OC स्क्वायर प्लस 2 OC CM plus CM square plus PM square. Look at the last two terms. CM square plus PM square is going to become CP square. CM square plus PM square is going to become CP square. तो ये कैसे लिखा जाएगा भाई? IO is going to become integration of DM OC square plus 2 OC CM plus this could also be written as CP square. अरे भाई बेसिक मैथमेटिक्स कर रहा हो यार. ये हम 11th स्टैंडर्ड में पैरेललोग्राम में लॉ में भी ऐसे ही किया करते थे ऐसे, पर हम ये कर रहे हैं अभी. इधर ध्यान से समझ में आ रही है बात. तो ये मिला हमको. अभी मैं इसको सबके साथ में ओपन करूंगा, ब्रैकेट खोल दूंगा. इधर ध्यान देना. IO चाहिए था ना तुम्हारे को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी पॉइंट वो चाहिए था. रुक जाओ. कैन आई से इंटीग्रेशन ऑफ DM OC square, integration of DM 2 OC CM, integration of DM CP square. भाई रुक जाओ. OC is H is a constant. तो कांस्टेंट या तो डेरिवेटिव हो या तो इंटीग्रेशन हो, उसके बाहर आता है. तो OC स्क्वायर को लिख सकता हूं H स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ DM इज M, DT is T, DW is W. तो इंटीग्रेशन ऑफ DM क्या बना M और H स्क्वायर, तो ये बना IO. एक मिनट, MH स्क्वायर MH स्क्वायर. सुन लो मेरी बात, एक मिनट. 2OC में बाहर निकाल दो. 2H ना, अरे OC is H ना मेरा भाई. सो 2H integration of DMCM. I'll come to it. 2 minutes. I'll come to this. And integration of DMCP square. Ready-made मेरे को मालूम है, it is IC. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी पॉइंट हो, ये मुझे चाहिए.
mh square, m is the mass of the body, h is the distance between the two axes. बीच में वाला कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बाद में आते हैं. आईसी, अरे आपको मालूम है सबका आईसी यार, ml स्क्वायर बाई 12, mr स्क्वायर बाई 2, 2 बाई 5, 2 बाई 3, ये सब मालूम है ना आपको. ये टर्म ही मालूम है, मास ऑफ द बॉडी दिया रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस दिया रहेगा. ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. अभी हम देखते हैं ये क्या है, ये क्या है. तो इसको अलग से मैं लेता हूं, हम लोग देखते हैं क्या है. इंटीग्रेशन 2h बार है, तो ये सिर्फ अंदर का जो टर्म है ना, उसको हम देखते हैं क्या है. तो अंदर का जो टर्म है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dm cm. अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो हाँ भाई, इंटीग्रेशन ऑफ dm इज मास, cm इज डिस्टेंस. अरे है ना यार, cm इज डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास. अरे cm, c कौन सा पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास है. तो मतलब ये पॉइंट को हमने सेंटर ऑफ मास से मेजर किया. मास इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस इज मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंटम इनटू डिस्टेंस इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मास इनटू डिस्टेंस इज, अरे बोलो यार जोर से, मोमेंट ऑफ मास. एंड इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम ऑफ. तो दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ मास, बराबर है, अबाउट सेंटर ऑफ मास. अरे क्योंकि डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास. सीएम, ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है. सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ मास अबाउट द सेंटर ऑफ मास. व्हाट इज सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स ऑफ मास अबाउट द सेंटर ऑफ मास? एनीवन नोस? सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ मास अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज 0. कैसे आता है मैं बताता हूं तुमको. ओके ओके, सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ मास अबाउट द सेंटर ऑफ मास. हम जब बाजार में कोई भी चीज खरीदने जाते हैं, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स, तो एक तराजू लेता है. दैट मैन यहां पर फ्रूट्स रखे, यहाँ पे ऐसे ओके वेट्स रखेगा और देखेगा कि बीच में बैलेंस होना चाहिए. इस तरफ ज्यादा रहेगा तो वो चिल्लाएगा, इस तरफ ज्यादा रहेगा तो आप चिल्लाएंगे. ऐसे ही होता है ना भाई, कम दिया ओके, ज्यादा दो, ये वट एवर इट इज. कैन आई से मोमेंट्स ऑफ मासेस अबाउट द सेंटर ऑफ मास शुड बैलेंस. अगर फ्रूट ज्यादा है तो इस तरफ तराजू पलटेगा एंटी क्लॉकवाइज, अगर वेट ज्यादा है तो इस तरफ तराजू पलटेगा. क्या होना चाहिए, कांटा बीच में होना चाहिए. मींस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बैलेंस क्लॉकवाइज मोमेंट्स. तो कैन आई से m1 इंटू r1 शुड बैलेंस m2 इंटू r2. अरे ये लिखा था ना स्कूल में यार, m1 इंटू r1 शुड बिकम m2 इंटू r2. ये क्या m इंटू r क्या है, मोमेंट्स ऑफ मास. अच्छा, इसको एक जगह पे ले सकते हैं. तो कैन आई से m1 r1 minus m2 r2 is equal to what? 0. Can I say summation of all the moments of masses about the center of mass is 0? अरे इसके लिए तो m1 r1 is m2 r2 आया मेरा भाई. m1 r1 is equal to m2 r2 is the definition of this. Sum of moments of masses about the center of mass is m1 r1 is equal to m2 r2. That means m1 r1, suppose it is clockwise, then this will be anti-clockwise, and anti-clockwise and clockwise moments about the center of mass will cancel, and the answer of that will become 0. तो बीच का आंसर कितना आया, 0. इधर लिखेंगे क्या, इधर डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे, sum of moments of masses about the center of mass is 0. ये मोमेंट ऑफ मास है ना, मास इनटू डिस्टेंस, एंड इंटीग्रेशन का मतलब सम. तो सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ मासेस अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज गोइंग टू बिकम 0. तो फॉर्मूला क्या बना भाई, अरे बोलो, आयो. आयो का फॉर्मूला हमको क्या मिला, IC प्लस MH स्क्वायर. देखो फिर से, सबसे पहले मैंने क्या किया, फिर बाद में क्या करा. सबसे पहले मैंने ये लिया, IC मुझे मालूम था हर बॉडी का, याद है ना तुम लोगों को. मुझे क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ट्रांसफर करना है अबाउट एनी पॉइंट हो. तो मैंने एक पॉइंट लिया. ये सैंपल लेना बहुत जरूरी है हमेशा. इसकी तरफ देखेंगे हम, सिर्फ ज्वाइन करके ट्राइंगल बनाएंगे सबको, CP OP. ये हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग पॉइंट्स पे निकालेंगे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट C इज मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O इज मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, बिकॉज वी नीड फॉर द होल बॉडी, नॉट फॉर द पॉइंट.
फिर ओपी स्क्वायर के साथ में हमने ऑपरेशन किया पाइथागोरस थ्योरम, वही ऑपरेशन चल रहा है यहां पर, फिर हमने ओपन कर दिया। बीच का टर्म हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, याद रखना। मोमेंट, ओके, दिस इज सम ऑफ moments of masses about the center of mass, and that is going to become how much? 0. This is going to give you 0. So I naught is equal to IC plus mass into distance square. Are you getting my point? तो इसका डेफिनेशन हम ऑफिशियल डेफिनेशन अभी बोलते हैं। ये तो हमको मिला फॉर्मूला, आई नॉट इज IC प्लस एम एच स्क्वायर, आई नॉट इज IC प्लस एम एच स्क्वायर, आई नॉट इज IC प्लस एम एच स्क्वायर, आई नॉट इज IC प्लस एम एच स्क्वायर। आई नॉट, सुनो डेफिनेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी about an axis passing through any point O. क्या कहते हैं हम इसको? Moment of inertia of a rigid body about an axis passing through any point O is equal to moment of inertia of this rigid body about an axis passing through the center of mass and the product of mass of the body and the square of the distance between the two parallel axes. फिर से सुनो, moment of inertia of the rigid body about an axis passing through any point O is equal to the sum of moment of inertia of the rigid body about an axis passing through the center of mass and the product of the mass of the body and the square of the distance between the two parallel axes. Perpendicular axis theorem. Perpendicular axis theorem क्या कहता है? Parallel axis theorem में हमने क्या पढ़ा कि भाई ये बॉडी है, हम लोग ऐसे घुमा रहे हैं, इसका मालूम है इधर घुमाना है, तो हम लोग ट्रांसफर करेंगे आई नॉट इज IC प्लस एम एच स्क्वायर से। बट सपोज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर दैट क्या हो रहा है, ये बॉडी को मैं ये एक्सिस पर घुमा रहा हूं, ये एक्सिस पर ये बॉडी को मैं घुमा रहा हूं, तो ये बॉडी ऐसे घूमने वाली है ना। बट सपोज मुझे अभी ये बॉडी को ऐसे घुमाना है, ये तो बेटा सपोज वाई एक्सिस था, ये तो सपोज एक्स एक्सिस है, तो मुझे इधर घुमाना है, तो क्या ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम का नुस्खा चलने वाला है? नहीं चलेगा ना। या तो ये रॉड है, ये ml स्क्वायर बाय 12 मालूम है ना, इधर घुमाना है ml स्क्वायर बाय 12, इधर घुमाना है, अच्छा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम लोग फाइंड कर सकते हैं आई नॉट इज इक्वल टू IC प्लस मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो करेंगे हम लोग, बाद में करेंगे। ये वाई एक्सिस था, सपोज इधर घुमा रहे हैं हम लोग, अभी सपोज मुझे यही रॉड को ऐसे घुमाना है, तो भाई ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम वाला नहीं चलेगा। तो फिजिसिस्ट लोगों ने और एक थ्योरम बनाया कॉल्ड एज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, वेयर यू कैन ट्रांसफर द एक्सिस टू परपेंडिकुलर एक्सिस। IC मालूम होने के बावजूद आप दूसरे एक्सिस जो परपेंडिकुलर है उस पर ट्रांसफर कर सकते हो। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अभी मैं क्या करता हूं, अभी मैं यहां पर एक प्लेन लैमिना बनाता हूं, प्लेन लैमिना, प्लेन पेज, प्लेन लैमिना आई विल मेक। I will make 3 axes over here. So this is one axis. ये ऐसे बना रहा हूं, दूसरा, और ये भाई तीसरा। इसको नाम मैंने दिया X, Y, Z। चलेगा ना, कुछ भी नाम दे सकते हैं। अरे आर्बिट्री है यार, तुम्हारे हाथ में है, कुछ भी नाम दो। ये ऐसे हार्ड एंड फास्ट XYZ ऐसे नहीं होता है। ये हमारा ओरिजिन है। अच्छा, कहना इसे तीनों एक्सेस एक ही पॉइंट पे कट रहे हैं, they are passing through the same point, that is point B, O, whatever। अच्छा, अगर ये बॉडी इस एक्सेस पर घूमेगी, मतलब ये बॉडी है और अगर ये बॉडी है, अगर ये एक्सिस पर घूमेगी तो ऐसे घूमेगी ना, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस कहलाएगा IZ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट Z एक्सिस, ऐसे घूमने वाली है बॉडी। अगर ये बॉडी X एक्सिस पर घूमेगी तो ये कहलाएगा IX, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट दिस एक्सिस। अरे भाई देखो ना, ये X एक्सिस है ना, तो ऐसे घूमने वाली है ना बॉडी, तो पूरा बॉडी ऐसे घूमेगी, और ये Y एक्सिस हमारा बाहर आने वाला, तो बॉडी ऐसे घूमने वाली है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एक्सिस विल बिकम व्हाट? IY। अरे बात समझ में नहीं आ रही है यार? ओके, अगर ये एक्सिस पर घूमेगी तो IZ,
अगर ये एक्सिस पर घूमेगी तो आई वाई, अगर ये एक्सिस पर घूमेंगी तो आई एक्स। एकदम इमेजिन करो, फील आना चाहिए एकदम बराबर से। आई जेड, आई वाई, आई एक्स। ओके, समझ में आ रही है? अच्छा, मैं क्या करता हूं, कभी भी रिजिड बॉडी नहीं पकड़ता हूं, मैं एक पार्टिकल पकड़ूंगा, मैं एक पार्टिकल पकड़ूंगा। तो यहां पर मैंने एक पार्टिकल लिया, क्या मास रहेगा भाई उसका पता है तुम्हारे को? बोलो यार डीएम। एंड ये पॉइंट का नाम मैं दे देता हूं पी। अरे यार बोलो। अच्छा, नाउ कैन आई से दीज थ्री एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर? ये तो पता है ना तुम्हारे को, एक्स वाई जेड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ओके, नाउ मैं ये मास m का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस निकालता हूं, डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस निकालता हूं, एंड डिस्टेंस फ्रॉम द जेड एक्सिस निकालता हूं। कैन आई से द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज वाई? अरे यार मैथ्स में पढ़ा रहेगा तुम लोगों ने यार, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस एक्स नहीं होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस क्या होता है? वाई। डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस क्या होता है बेटा? एक्स। एंड डिस्टेंस फ्रॉम द जेड एक्सिस यहां पर मैं लूंगा आर, आर लूंगा, कुछ भी आर। Are you getting it? Distance from the x-axis is y, because it's y. Distance from the y-axis is x, and distance from the z-axis is r. अच्छा, ये पॉइंट को अगर हम देखेंगे, इसको बराबर से देखो इधर, ये पॉइंट इस एक्सिस पर ऐसे घूमेगा, सिर्फ पॉइंट, भूल जाएगी तरफ देखो, पूरे बॉडी को नहीं देखने का। ओके, एक सैंपल को देखो, बाद में पूरा इंटीग्रेट करेंगे, सिर्फ ये सैंपल को देखो। ये एक्सिस पर अगर घूमेगा तो ऐसे जाएगा। ओके, ये एक्सिस ये वाली, यहां बाहर निकलने वाली, ये एक्सिस पर अगर घूमेगा तो ऐसे जाएगा, और ये एक्सिस पर अगर घूमेगा तो ऐसे जाएगा। अरे यार समझ में नहीं आ रहा है यार, एकदम इमेजिन होना चाहिए बराबर से। ये एक्सिस और ये एक्सिस, तीनों एक्सिस पर घूम रहा है। अच्छा, मुझे और एक पॉइंट बताओ तुम लोग, कौन से दो एक्सिस प्लेन के अंदर है और कौन सा एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन है? जेड एक्सिस, ये देखो ना, ये बॉडी को इमेजिन करो, जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस आर इन द प्लेन। अरे फिर से बोलो, हु इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन? जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस लैमिना, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर इन द प्लेन ऑफ द लैमिना। समझ में आ रही है बात? क्लियर कट समझ में आ रही है? अभी ये ऑपरेशन हमारी बॉडी के साथ में हो गया। अभी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अबाउट दिस पार्टिकल अबाउट द थ्री एक्सिस। कैन आई से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट एक्स एक्सिस का नाम देगा dix ना। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या फॉर अ पार्टिकल? मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। इसका खुद का मास कितना है? dm। एंड डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस कितना है बेटा? y। सो y स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। मगर हमको पूरे पार्टिकल में इंटरेस्ट नहीं है, हमको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में इंटरेस्ट है, तो हम क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड पे, तो ये हो जाएगा बेटा ix, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dm y स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। आर यू अग्रीइंग? अच्छा, कोई बता सकता है व्हाट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट अ y एक्सिस? अरे बोलो यार, सेम मेथड से लिखना है। अरे बोलो आहिस्ता आहिस्ता, diy विल बी dm x स्क्वायर, और अगर हमने इंटीग्रेट किया तो ये हो जाएगा iy इज इंटीग्रेशन ऑफ dm x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अरे कुछ दम नहीं है यार। अभी यही पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस क्या रहेगा, जरा बताइए मुझे। अरे बोलो, diz विल बी मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अच्छा मेरी बात सुन लो अभी प्लीज, ये तो आ गया, ये क्लियर फैक्ट है, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। बट कैन आई से आर स्क्वायर? अच्छा ये x है, तो ये सामने वाला x, तो कैन आई से आर स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिकॉज दिस इज प्लेन ऑफ द लैमिना ना,
तो ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, तो कैन आई यूज आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, ये जो आर स्क्वायर दिख रहा है ना इसमें, अच्छा व्हाट इज डी आई जेड, आई जेड इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, अरे बोलो यार, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसको ओपन करेंगे तो आई जेड विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एम एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एम वाई स्क्वायर। तो क्या कहेंगे हम इसका, क्या नाम कहेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम एक्स स्क्वायर इज आई वाई एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी एम वाई स्क्वायर इज आई एक्स। सो कैन आई राइट दिस एज आई वाई प्लस आई एक्स, which as a general formula can become I z is equal to I x plus I y. This is perpendicular axis theorem. फिर से सुनो, x axis, y axis, z axis. Z axis was perpendicular to the plane, x axis and y axis were in the plane, and they all three were passing through the same point, cutting at the same point in the lamina. पहले हमने निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट वाई एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट जेड एक्सिस, इंटीग्रेट किया, बट आर स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मिल गया ना आंसर। अच्छा, इसका ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है, सुनो। पहले हम क्या बोलते थे पुराने डेफिनेशन में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस। अब इधर रिजिड बॉडी निकाल दो, इधर लिखो प्लेन लैमिना। सुनो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन is equal to sum of the two moment of inertias lying in the plane and passing through the same point where the perpendicular axis is cutting the lamina. फिर से सुनो, moment of inertia of a plane lamina about an axis perpendicular to the plane is equal to the sum of moment of inertias of the two axes lying in the plane and passing through the same point where the perpendicular axis is cutting the lamina. Are you understanding?